वाइल्ड स्पीसीज और कल्टीवेटेड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज और कल्टीवेटेड स्पीसीज में क्या डिफरेंस होता है? वाइल्ड स्पीसीज का मतलब है वैसा स्पीसीज, वैसा प्लांट का वैरायटी, वैसा मटेरियल, वैसा जीनोटाइप जिसका कल्टीवेशन फार्मर के द्वारा नहीं किया जाता है। वाइल्ड स्पीसीज कैसा प्लांट हो सकता है? वाइल्ड स्पीसीज हम उसको बोलते हैं जिसका कल्टीवेशन फार्मर नहीं करता है। ये कहीं आपको माउंटेन वाले रीजन पे, रिवर के नज़दीक या रोड साइड में या अलग तरह का किसी फॉरेस्ट वगैरह में इस तरह का जो प्लांट दिखता है उसी को वाइल्ड स्पीसीज बोला जाता है। कल्टीवेटेड स्पीसीज वो होता है जिसका कल्टीवेशन फार्मर के द्वारा किया जाता है। कोई भी वेराइटी, कोई भी प्लांट हो गया जिसका कल्टीवेशन हो रहा है, जिसका खेती हो रहा है फार्मर के द्वारा, जैसे राइस है, मेज है, बार्ले है, चिकपी है, लेंटिल है, ग्राउंडनट है, ये जितना भी क्रॉप है सब का सब क्या है? सब कल्टीवेटेड स्पीसीज है, क्योंकि इनका कल्टीवेशन कहीं ना कहीं होता है, फार्मर के द्वारा कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन जो वाइल्ड स्पीसीज होते हैं उनका कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाइल्ड स्पीसीज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कल्टीवेशन फार्मर के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो वाइल्ड स्पीसीज होता है इसमें बहुत तरह का डिमेरिट्स होता है। तो वही हम देखेंगे इसमें कि वाइल्ड स्पीसीज और कल्टीवेटेड स्पीसीज में क्या डिफरेंस होता है, क्यों वाइल्ड स्पीसीज को फार्मर कल्टीवेट नहीं करता है, वाइल्ड स्पीसीज जो है उसका कल्टीवेशन क्यों नहीं किया जाता है, और इसका कहाँ पे, किस जगह पे इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वाइल्ड स्पीसीज का। तो पहला जो है, ये जो वाइल्ड स्पीसीज होता है जनरली कैसा होता है? पेरिनियल नेचर का होता है। वाइल्ड स्पीसीज में जो भी प्लांट होंगे, कोई भी देखिए, कोई भी जो वेराइटी जो आज जो कल्टीवेटेड स्पीसीज जिसको हम बोल रहे हैं, वो कभी ना कभी क्या हुआ करता था? वाइल्ड स्पीसीज था वो। तो उसको डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग का मेथड है डोमेस्टिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट में लाते हैं, अपने उसमें कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं उसको। प्रॉपर मैनेजमेंट करने का मतलब कोई भी वाइल्ड स्पीसीज है उसको फॉरेस्ट से लाके उसको खुद से मैनेज करना, खुद से इरिगेशन देना, फर्टिलाइज़र देना, इंटर क्रॉपिंग करना, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करना। तो ये सब क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन। ब्रिंगिंग ए वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। जब खुद से उसका देख रेख करते हैं तो इस प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। और कोई भी जो कल्टीवेटेड स्पीसीज अभी देख रहे हैं, जैसे राइस है, हमारा मेज है, वो कभी ना कभी वाइल्ड स्पीसीज हुआ करता था। तो उस वाइल्ड स्पीसीज, वो जो वाइल्ड स्पीसीज हुआ करता था वो कन्वर्ट हुआ है धीरे धीरे कल्टीवेटेड स्पीसीज में। लगातार कल्टीवेशन कर करके उसके कैरेक्टर में चेंजेज आए हैं, उसके जीन में चेंजेज आए हैं। कैरेक्टर में चेंज आने का मतलब हुआ कि उसके जीन में चेंज आया हुआ है, ठीक है, तब जाके वो कल्टीवेटेड स्पीसीज बना है। और उसमें और भी तरह तरह के कैरेक्टर में चेंज आया है। तो पहला क्या है कि जो वाइल्ड स्पीसीज होगा इसको जंगली प्रजाति भी बोलते हैं। तो वाइल्ड स्पीसीज कैसा होगा? पेरिनियल नेचर का होता है। पेरिनियल नेचर का मतलब हुआ कि जनरली जो वाइल्ड स्पीसीज है, जो वाइल्ड जीनोटाइप्स है, वो अपना लाइफ साइकिल एक साल में पूरा नहीं कर पाते हैं। लाइफ साइकिल पूरा करने का मतलब, जब सीड का सोइंग करेंगे उसके वाइल्ड स्पीसीज को, तो एक साल के अंदर में उसका सीड से सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, सीड टू सीड हमको नहीं मिल पाता है, 2 से ज़्यादा साल का समय लगता है। तो उसको बोलते हैं पेरिनियल। तो वाइल्ड स्पीसीज जनरली क्या होता है? पेरिनियल नेचर का। पेरिनियल मतलब एक साल से ज़्यादा का समय लग रहा है उसको। एक बार सीड का सोइंग कर रहे हैं तो फिर उसमें सीड बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 से ज़्यादा साल का समय लग रहा है। दूसरा वहीं पे देखें, जो कल्टीवेटेड स्पीसीज होता है वो जनरली एनुअल होता है। वो एक साल के अंदर में विदिन द 1 ईयर अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं। मतलब अगर सीड का सोइंग करेंगे तो फिर आपको सीड एक साल के अंदर में ही मिल जाएगा उसके फ्लावर में, ठीक है। और यही खास बात है कल्टीवेटेड स्पीसीज का, क्योंकि अगर कल्टीवेटेड स्पीसीज पेरिनियल नेचर का होगा तो फिर हमको सीड का सोइंग करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, उसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रख दिया जाता है कि जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हो वो कैसा होना चाहिए? एनुअल होना चाहिए, अपना एक ही ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर ले। तो ये मेजर डिफरेंस है कि वाइल्ड स्पीसीज कैसा होता है? पेरिनियल नेचर का होता है, अपना लाइफ साइकिल 2 से ज़्यादा साल में पूरा करते हैं, एक साल में 1 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाते। वहीं पे कल्टीवेटेड स्पीसीज अपने लाइफ साइकिल को एक साल में ही पूरा कर लेते हैं। दूसरा जो है डिफरेंस, वाइल्ड स्पीसीज का जो ईल्ड है, वाइल्ड स्पीसीज का जो ईल्ड है कैसा होता है? पुअर होता है। ईल्ड इसमें बहुत कम होता है। जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, बहुत कम आता है। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आता तो तब तो उसको हम कल्टीवेटेड स्पीसीज बोलते हैं।
तो वाइल्ड स्पीसीज का परफॉर्मेंस यील्ड के मामले में बहुत कम होता है। यील्ड एकदम न के बराबर आता है इसमें वाइल्ड स्पीसीज में। और हर क्रॉप का अलग अलग तरह का वाइल्ड स्पीसीज हो सकता है। ऐसा नहीं समझना है कि राइस का वाइल्ड स्पीसीज होगा तो मेज का नहीं होगा, नहीं, राइस का भी वाइल्ड स्पीसीज होगा, मेज का भी कुछ वाइल्ड स्पीसीज होगा, सोरघम का भी वाइल्ड स्पीसीज होगा, बाजरा का भी वाइल्ड स्पीसीज होगा, चना का भी वाइल्ड स्पीसीज होगा, क्योंकि वाइल्ड स्पीसीज से ही तो कल्टीवेटेड स्पीसीज इवॉल्व हुआ है, उसी से तो बना है ये कल्टीवेटेड स्पीसीज। तो सब क्रॉप का अलग अलग तरह का वाइल्ड स्पीसीज होता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे मेज है, मेज का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। तो जिया मेज का वाइल्ड स्पीसीज कौन क्या है? जैसे कि टियोजिंटी है, टियोजिंटी वाइल्ड स्पीसीज है जिया मेज का, और वो प्रोजिनेटर भी माना जाता है जिया मेज का, क्योंकि जिया मेज जो बना है, जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है जिया मेज जिसको बोल रहे हैं, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 2x बराबर 20 होता है, वो कौन से स्पीसीज से बना है? टियोजिंटी से बना है, टियोजिंटी। टियोजिंटी, ये टियोजिंटी से मेज बना हुआ है, मेज बना है टियोजिंटी से, तो ये वाइल्ड स्पीसीज हुआ। और ये जो जिया मेज जिसको बोल रहे हैं ये कल्टीवेटेड स्पीसीज है, तो ये प्रोजिनेटर है, ये प्रोजिनेटर है जिया मेज का। इसी तरह से हर एक क्रॉप का अलग अलग होता है, इसी तरह से हर एक क्रॉप का अलग अलग प्रोजिनेटर हो सकता है। तो यील्ड कैसा होता है वाइल्ड स्पीसीज का? कम होता है। यील्ड जो है कम होता है, कल्टीवेटेड स्पीसीज का यील्ड ज़्यादा होता है, इसलिए कल्टीवेशन किया जाता है फार्मर के द्वारा ज़्यादा कल्टीवेटेड स्पीसीज का। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है रेसिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो पैरामीटर है यही इम्पॉर्टेंट बनाता है वाइल्ड स्पीसीज को। ये फीचर है, जो वाइल्ड स्पीसीज होता है किसी भी क्रॉप का, वो रेसिस्टेंट होता है किसके लिए? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के लिए। जैसे इस तरह के स्पीसीज में किसी तरह का डिजीज का चांसेस बहुत कम हो जाता है, इंसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं लगता, किसी पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये तो सारी आ गए बायोटिक फैक्टर में। वीड का इन्फेस्टेशन कम होता है वाइल्ड स्पीसीज में, डिजीज न के बराबर लगता है वाइल्ड स्पीसीज में। और एबायोटिक फैक्टर के लिए भी टॉलरेंट होता है ये वाइल्ड स्पीसीज, मतलब इन्वायरमेंट के फ्लक्चुएशन से, टेम्परेचर से, ड्रॉट से, फ्लड से, सॉइल के सैलिनिटी और अल्केलिनिटी से, इस तरह के स्पीसीज पे, इस तरह के जीनोटाइप पे किसी तरह का असर नहीं होता है। मतलब वाइल्ड स्पीसीज हार्डी नेचर का होता है। वाइल्ड स्पीसीज कैसा होता है? हार्डी नेचर का, टॉलरेंट होता है ये। किसके लिए? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के लिए। तो एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन आ जाएगा? एबायोटिक फैक्टर में आपका ड्रॉट आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, अल्केलिनिटी आ जाएगा, सैलिनिटी आ जाएगा, ये सारा का सारा आपका एबायोटिक फैक्टर में आएगा। बायोटिक फैक्टर में डिजीज आएगा, इंसेक्ट आएगा, वीड आएगा। वहीं पे अगर कल्टीवेटेड स्पीसीज का बात किया जाए तो ये रेसिस्टेंट नहीं होता है बायोटिक फैक्टर के लिए, इसमें डिजीज़ का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू द वाइल्ड स्पीसीज। तो लो होता है ये रेसिस्टेंट कल्टीवेटेड स्पीसीज में, और ये प्रॉब्लम है, और इसी के वजह से यील्ड में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है कल्टीवेटेड स्पीसीज में। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के लिए ये रेसिस्टेंट कम होता है, न के बराबर होता है कौन सा? कल्टीवेटेड स्पीसीज। और ये रेसिस्टेंट होता है वाइल्ड स्पीसीज, और यही कैरेक्टर इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है वाइल्ड स्पीसीज को, क्योंकि वाइल्ड स्पीसीज जो हमारा होता है उसको तरह तरह के ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं। जो वाइल्ड स्पीसीज मटेरियल है, जो जीनोटाइप है, उसको इसी परफॉर्मेंस के वजह से प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस मटेरियल को यूज किया जाता है जीन ट्रांसफ़र करने के लिए किसी कल्टीवेटेड स्पीसीज में। अगर कोई कल्टीवेटेड स्पीसीज हमारा डिजीज ससेप्टेबल है, तो यहाँ से इस वाइल्ड स्पीसीज से जो रेसिस्टेंट जीन होगा इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा, बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड के द्वारा, और तरह तरह के ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा एक डिफरेंस बता रहे हैं आप लोगों को। अगला जो पैरामीटर है डिफरेंस का वो है जर्मिनेशन को लेकर, कि जब सीड का सोइंग किया जाता है, जब सीड का सोइंग करेंगे तो जो वाइल्ड स्पीसीज होगा उसका जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है। अगर हम 100 सीड को हम सोइंग कर रहे हैं फील्ड में, तो देखेंगे कि 100 सीड में से आपको 20 सीड का ही जर्मिनेशन होगा या 30 सीड का ही जर्मिनेशन होगा, पूरा का पूरा जर्मिनेशन नहीं होता, कम जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो जर्मिनेशन कैसा होता है?
जर्मिनेशन कैसा होता है, लो वाइल्ड स्पीसीज में, और जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसका जर्मिनेशन हाई होता है। नेक्स्ट है डोरमेंसी। तो जो वाइल्ड स्पीसीज है उसका डोरमेंसी हाई होता है। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी एक रेस्टिंग फेज होता है किसी भी सीड का। डोरमेंसी किसी भी सीड का एक रेस्टिंग फेज होता है, जिस फेज में हम उस सीड का सोइंग करेंगे और फेवरेबल कंडीशन भी होगा, फेवरेबल टेम्परेचर भी होगा, सब कुछ फेवरेबल होगा सीड के जर्मिनेशन के लिए, तभी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। इसलिए जर्मिनेट नहीं कर पाता है क्योंकि सीड उस समय क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग पीरियड में है, डोरमेंसी है, डोरमेंट कंडीशन में है। तो जो डोरमेंसी होता है वाइल्ड स्पीसीज का बहुत ज़्यादा होता है, 3-3 साल का, 5-5 साल का, और कभी कभी 10-10 साल का डोरमेंसी हो सकता है वाइल्ड स्पीसीज में। मतलब वो 10 साल तक, 10 ईयर्स तक जर्मिनेट नहीं करेगा उसका सीड, बहुत कम करेगा। इसलिए डोरमेंसी बहुत हाई होता है किसमें, वाइल्ड स्पीसीज में। तो जब 10 ईयर्स तक जर्मिनेट ही नहीं करेगा तो कैसे हम उस प्लांट से फिर दूसरा प्लांट तैयार कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं पे कल्टीवेटेड स्पीसीज का बात किया जाए तो कल्टीवेटेड स्पीसीज में जो डोरमेंसी होता है वो बहुत कम होता है। कल्टीवेटेड स्पीसीज में जो डोरमेंसी होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। तो इसका जो है जो जब सोइंग करेंगे तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो वाइल्ड स्पीसीज होगा, वाइल्ड स्पीसीज का जो ग्रेन क्वालिटी होता है वो बहुत पुअर होता है। ग्रेन का शेप ले ले, साइज ले ले, क्वालिटी पैरामीटर मीन्स उसमें कंटेंट, मिनरल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट का परफॉर्मेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर कल्टीवेटेड स्पीसीज का बात किया जाए तो जो ग्रेन का परफॉर्मेंस होता है, ग्रेन क्वालिटी जो होता है कल्टीवेटेड स्पीसीज का, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ग्रेन क्वालिटी हाई होता है। नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा पाया जाता है वाइल्ड स्पीसीज में। जो भी क्रॉप है, कोई भी क्रॉप, जो कल्टीवेटेड क्रॉप हो या वाइल्ड स्पीसीज हो, सब में कुछ ना कुछ अमाउंट में टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। सब में कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो वाइल्ड स्पीसीज में ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि जो हमारा एक क्रॉप है मस्टर्ड, मस्टर्ड में किस तरह का टॉक्सिन पाया जाता है, मस्टर्ड में एक टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं इरूसिक एसिड। तो इरूसिक एसिड एक तरह का टॉक्सिन है, तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका परसेंटेज जितना कम होगा क्रॉप में उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टॉक्सिन है, इसलिए तो टॉक्सिन बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे डाइट के लिए सुटेबल कंपाउंड नहीं है। तो वाइल्ड स्पीसीज में टॉक्सिन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। और भी तरह तरह के क्रॉप में तरह तरह के टॉक्सिन होते हैं, जैसे कि लेथाइरस ओडोरेटस जो एक क्रॉप है उसमें जो है कि एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जिसको बोआ कंटेंट बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा होता है। तो ये टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा सूटेबल होगा कल्टीवेटेड स्पीसीज के लिए। और लास्ट जो पैरामीटर वो है हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वाइल्ड स्पीसीज में क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स लो होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है हार्वेस्ट इंडेक्स वाइल्ड स्पीसीज में, और कल्टीवेटेड स्पीसीज में हार्वेस्ट इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब ये हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स एक यील्ड को मेजर करने वाला एक पैरामीटर है, एक एग्रोनॉमिकल पैरामीटर होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, अभी फॉर्मूला आप लोगों को हम बता रहे हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक यील्ड बाय ग्रेन यील्ड, ग्रेन यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। जब ग्रेन के यील्ड को हार्वेस्ट इंडेक्स, जब ग्रेन के यील्ड को उसके बायोलॉजिकल यील्ड से डिवाइड कर दिया जाता है तो जो वैल्यू निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। तो हार्वेस्ट इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी क्रॉप का, ठीक है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है किसका, वाइल्ड स्पीसीज का, और हार्वेस्ट इंडेक्स ज़्यादा होता है कल्टीवेटेड स्पीसीज का, हार्वेस्ट इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्रेन यील्ड में टोटल बायोलॉजिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं, जो उसका स्ट्रॉ है उससे डिवाइड किया जाता है, रूट वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स में। तो ये आप लोगों को पता चला होगा कि जो वाइल्ड स्पीसीज है और कल्टीवेटेड स्पीसीज है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और वाइल्ड स्पीसीज का क्या इंपॉर्टेंस है और कल्टीवेटेड स्पीसीज का क्या इंपॉर्टेंस है। वाइल्ड स्पीसीज का इंपॉर्टेंस है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, जब जीन को ट्रांसफर करना होता है, रेसिस्टेंट जीन को ट्रांसफर करना होता है, जैसे कि बायोटिक फैक्टर वाले जीन को या एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंट वाले जीन को ट्रांसफर करना होता है किसी कल्टीवेटेड स्पीसीज में,
तब जाके हम लोग इस वाइल्ड स्पीसीज़ का यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। और जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है वो अंडर कल्टीवेशन, फार्मर के द्वारा जिसका कल्टीवेशन हो रहा है जिस वेराइटी का, जैसे IR64 राइस का जो फेमस वेराइटी है वो क्या है, एक तरह का कल्टिवेटेड स्पीसीज़ है। BPT 5204 जो राइस का वेराइटी वो क्या है, वो एक तरह का कल्टिवेटेड स्पीसीज़ है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन हो रहा किया जा रहा है फार्मर के द्वारा। और ये जो कल्टिवेटेड स्पीसीज़ होते हैं ये कैसे बने होते हैं, इसी वाइल्ड स्पीसीज़ से बने हुए होते हैं नेचर में। ठीक है।